तो दोस्तों आपका फिल्मी चीटी चैनल पर स्वागत है और आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं 2025 में आई मूवी कुली को। पहले मैं मूवी की कहानी सुनाऊंगा और फिर उसके बारे में उससे रिलेटेड बात करूंगा, तो अंत तक बने रहिए। और अब चलिए आपको सुनाता हूं इस फिल्म की कहानी। तो मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं किंग पिन नाम की कंपनी को, जिसे साइमन नाम का आदमी चलाता है। साइमन ने एक बंदरगाह को अपनी कंपनी के नाम से 99 साल के लिए सरकार से लीज पर लिया है। पोर्ट में कम से कम 14,000 लोग काम करते हैं। एक्सपोर्ट इम्पोर्ट किया जाता है गैर कानूनी तरीके से कमाया हुआ सोना, हीरा, मोती। सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट इम्पोर्ट होती है महंगी घड़ियां। एक घड़ी की कीमत 2 करोड़ के ऊपर होती है। एक तरह से इन सब चीजों की तस्करी होती है इस बंदरगाह से। वहाँ पे पुलिस वालों ने अपना एक जासूस भेज रखा था, वही ये सारी जानकारी पुलिस वालों को बता रहा था। पुलिस वाला कहता कि 8 साल पहले हमने एक पुलिस वाले को भेजा था वहाँ। 1 साल तक उसने खबर दी, फिर उसके बाद उसने खबर देना बंद कर दिया। वहाँ पे दयाल नाम का एक आदमी है जो कि सब कुछ संभालता है। जो भी काम के बीच में आता है या काम में बाधा डालता है वो उसे टपका देता है। जिनको मारता है उनकी लाश तक नहीं मिलती। साइमन वहाँ कभी कभी ही आता है। उसका बेटा अर्जुन कस्टम ऑफिसर है। उसे अपने पिता के व्यापार में कोई रुचि नहीं है, लेकिन अगर कोई सरकारी मदद चाहिए होती है तो वही सब करता है। अर्जुन की एक प्रेमिका भी है। दयाल को खबर मिल जाती है उसके बीच एक जासूस के होने की। वो उस जासूस को मार डालता है, गले में जंजीर बांध उसको क्रेन से लटका के। अब इसके बाद हम देखते हैं कि पढ़ने लिखने वाले कुछ लड़के देवा मेंशन पर रहने जाते हैं। वहाँ फ्लैट बहुत सस्ते थे, लेकिन सस्ते होने का कारण था खूब सारे नियम कानून। पढ़ाई के अलावा वहाँ और कोई भी काम आप नहीं कर सकते। मेंशन में एक रूम था जिसके अंदर जाना और उसके आसपास जोर से बोलना मना था। वहाँ एक पुराना लैंडलाइन फोन था जिसका इस्तेमाल करना अलाउ नहीं था। वो मेंशन के मालिक का पर्सनल फोन था। मेंशन का मालिक है देवा। उसे मदिरा पीने वाले लोग नहीं पसंद। 30 साल से उसने खुद मदिरा नहीं पी है। देवा के पास एक आदमी आता है जो कि बताता है कि उसके दोस्त राजशेखर की मौत हो चुकी है। रेलवे ट्रैक के पास उसकी लाश मिली और मौत का कारण दिल का दौरा पड़ना बताया जा रहा है। देवा राजशेखर के अंतिम संस्कार में जाता है तो उसके 3 बेटियों में से सबसे बड़ी बेटी प्रीति उससे काफी रूडली बात करते हुए उसे जाने को कह देती है। देवा ने उस पर माला चढ़ाया तो प्रीति वो भी फेंक देती है। देवा को दिखता है एक पियक्कड़ आदमी जो कि वो भी दुखी था राजशेखर के मरने पे। देवा को फील होता है कि उसकी नेचुरल मौत नहीं हुई है बल्कि मारा गया है उसे। एक आदमी दयाल के पास फोन करके कहता कि डिपार्टमेंट को एक और लाश मिली है। पहले जैसे लाश ठिकाने लगाते थे वैसा ही करो। प्रीति को देवा से बात करने में कोई रुचि नहीं थी, पर फिर भी वो उसके पास जाता है और उससे ऑटोप्सी रिपोर्ट मांगता है। देवा के पास भी राजशेखर की ऑटोप्सी रिपोर्ट थी जो कि प्रीति के पास जो है उससे मैच नहीं होती। देवा वाली ऑटोप्सी रिपोर्ट ये बता रही थी कि उनके सीने पर वार किए गए थे जिसके चलते उनकी सांसें रुकी। जिसने तुम्हारे पिता को मारा है वो तुम तीनों को भी मार सकता है, इसलिए मैं तुम्हारे पीछे लगा हूँ। प्रीति कहती कि पिता की मौत का बदला लेने से वो वापस तो नहीं आने वाले ना। वो चले गए पर अभी हमारी जिंदगी बाकी है, इसलिए हमें चैन से जीने दीजिए बस। देवा कहता माना कि वो तुम्हारे पापा थे पर वो मेरा जिगरी दोस्त था, मैं उसके हत्यारों को छोड़ूंगा नहीं। देवा पियक्कड़ आदमी से मिलता है तो वो ले जाता है एक जगह और कहता कि पिछले 5 साल से यही राजशेखर का ऑफिस था। वो अपनी बेटियों को डॉक्टर बनाना चाहता था, उसके लिए बहुत पैसों की जरूरत थी। वो जिस कंपनी के लिए रिसर्च करता था उसे छोड़ के वो चलती फिरती दाह संस्कार की मशीन बनाने में जुट गया। उसने सोचा कि सरकार उसे मंजूरी दे देगी तो उसकी जिंदगी बदल जाएगी, पर हुआ इसका उल्टा। उस मशीन में हाई वोल्टेज करंट दौड़ता था जिसके चलते लाश राख में तब्दील हो जाती थी। इसके फायदा ये था कि लकड़ी जला के दाह संस्कार करने से जो प्रदूषण होता है वो कम होगा। सरकारी कर्मचारी जब ये देखते हैं तो कहते हैं कि अगर ये आविष्कार गलत काम करने वालों के हाथों लग गया तो बहुत बुरा हो सकता है ये। वो उसके प्रोजेक्ट के पेटेंट को रिजेक्ट कर उस मशीन को भी उठा ले जाते हैं। सब कुछ इस प्रोजेक्ट पर निर्भर था जो कि खत्म हो गया, तो अब जो काम मिलता वो काम करने में लग गया। वो सब ठीक ही चल रहा था जब तक साइमन नहीं आया था। एक दिन साइमन के दुश्मन उसे मारने आए। वो लड़ रहा था पर दुश्मन हावी होने लगे उस पर। तभी अचानक एक आदमी बीच में आ गया जो कि था दयाल। खुद की जान दांव पर लगाकर उसने साइमन की जान बचाई। 22 लाशों को ठिकाने लगाना पड़ा साइमन को। मुश्किल होने लगा था लाशों को ठिकाने लगाना क्योंकि पुलिस बहुत एक्टिव हो गई थी। अर्जुन बताता है कि एक आदमी है जिसने दाह संस्कार के लिए एक मशीन बनाई है जो कि लाश को राख बना देती है, तो उस मशीन को हम इस्तेमाल कर सकते हैं लाशों को ठिकाने लगाने के लिए। साइमन पहुंच जाता है सीधा राजशेखर के पास। वो मना कर रहा था उसके लिए काम करने से, पर साइमन धमकी देता है कि काम करो नहीं तो तुम्हारी बेटियों को मार दूंगा। राजशेखर बना देता है मशीन और करने लगता है साइमन के लिए लाशों को राख बनाने का काम, अपनी बेटियों की जान बचाने के लिए। साइमन इस काम के लिए उसे पैसे दे रहा था। दयाल ने साइमन की जान बचाई तो
तो साइमन उसे अपने साथ ले आया और तब से फिर दयाल उसके लिए काम करने लगा। वर्तमान में राजशेखर रहा नहीं तो बॉडी कैसे ठिकाने लगाई जाए, मशीन उसी को चलाने आता था केवल। राजशेखर के असिस्टेंट बन के रहती थी प्रीति, तो उसे मशीन चलाने आती होगी। ये सोचकर दयाल अपने चेलों को भेज देता है उसे लाने के लिए। इससे पहले चेले प्रीति पर हाथ डाल पाते वहां आ जाता है देवा। इतनी उम्र हो जाने के बाद भी वो अपने से भी ज्यादा लंबे चौड़े हट्टे कट्टे गुंडों को बड़ी आसानी से धूल चटा देता है। देवा कहता कि सिर्फ मुझे मशीन चलाने आती है, मैं चलूंगा। साथ में प्रीति को भी लेके चला जाता है। असल में देवा को कुछ नहीं आता था। प्रीति कहते कि यहाँ जो मशीन है वो काफी प्रोफेशनल टाइप है, मुझे नहीं आती चलाने। अब दयाल का विश्वास जीतने के लिए मशीन तो चलानी ही थी, तो वो इधर उधर 2-4 बटन दबाते हैं और किस्मत से मशीन काम कर जाती है। दयाल उन्हें काम पे रख लेता है और वो मान भी जाते हैं। देवा को समझ आ गया था कि राजशेखर को मारने वाला यहीं से है, तो वो वहां रहकर सब पता लगाना चाहता था। लाशों को राख बनाने के लिए इन दोनों को पैसे भी मिलते थे। दयाल को एक और जासूस के बारे में पता चलता है, तो वो उसे धर लेता है और फिर उसे मारने आता है साइमन। देवा प्रीति से कहता कि तुम अब ये काम छोड़ दो और अपना कुछ काम करो। प्रीति फिर अपनी मजबूरियां गिनाती है कि बहुत गरीबी है, 2 बहनों को पालना है, इसलिए काम करना जरूरी है ताकि पैसा मिलता रहे। टॉन्ट भी मार देती है देवा को कि आप तो अकेले हो, आपको क्या पता फैमिली क्या होती है। देवा उसकी मजबूरियों को समझता है और अपना हिस्सा भी उसे दे देता है। यहाँ पता चलता है कि देवा प्रीति का फूफा है। राजशेखर की बहन ही देवा की पत्नी थी। गैस सिलेंडर फटने की वजह से देवा की पत्नी और प्रीति की माँ की मौत हो गई थी। प्रीति के पास देवा और उसकी पत्नी की फोटो थी जो कि उसको दे देती है। अब साइमन इन दोनों को अपने पास बुलाता है, तो देवा को देख के कहता कि मैंने तुम्हें पहले कहीं देखा है, पर उसे याद नहीं आ रहा था कि कहाँ देखा है। नशे में रहता था हर टाइम वो, तो उसे ज्यादा कुछ याद नहीं रहता था। साइमन देवा को एक लाश ठिकाने लगाने को कहता है। वो लाश थी दयाल की। साइमन ने उस आदमी को तो मारा ही, साथ में दयाल को भी मार डाला, क्योंकि जासूस वो भी था। दयाल पुलिस वाला था। साइमन देवा से कहता कि इसको कमिश्नर ऑफिस के बगल वाले ग्रेवयार्ड में गाड़ दो। मैं चाहता हूँ कि इसकी लाश पुलिस वालों को मिले और उन्हें सबक मिल जाए कि कोई भी उसके काम की जासूसी करेगा तो उसका यही हाल होगा। देवा और प्रीति को समझ नहीं आता कि साइमन ने हमें ये काम क्यों दिया है। ये दोनों गड्ढा खोद के उसे गाड़ देते हैं, लेकिन तभी दयाल जिंदा हो जाता है। देवा साइमन के चेले को फोन करके कहता कि वो जिंदा है, तो चेला लालची बन जाता है। वो कहता कि ये किसी को मत बताना, उसके पास करोड़ों का माल है, मैं आ रहा हूँ वहाँ, तो उसे मारना मत। अगर वो माल हमारे हाथ लग गया तो हम सब माला माल हो जाएंगे। देवा उनके सामने गिड़गिड़ाने लगता है कि मुझे छोड़ दो, मैं पुलिस वाला हूँ, मेरी फैमिली है, मुझे जाने दो। साइमन को पता चल जाता है कि दयाल जिंदा है, तो वो देवा को फोन करके कहता कि उसे मार दो, मेरे लिए ये काम कर, मैं तेरे लिए बहुत कुछ करूंगा। जब चेला वहाँ आता है तब तक देवा ने दयाल को मार के गाड़ दिया था। चेला उसे लेके चला जाता है साइमन के पास। साइमन उसे एक वीडियो दिखाता है जिसमें देखने मिलता है कि दयाल राजशेखर को बांध के मार रहा है उसके सीने में। वो नोटिस करता है कि राजशेखर ने दयाल के कान में कुछ कहा। देवा ने दयाल को नहीं मारा था, उसको भोला भाला अच्छा इंसान समझ के भगा दिया था वहाँ से। उसके साथ प्रीति भी गए थे उसको सुरक्षित जगह पहुँचाने के लिए। जिसने उसके दोस्त को मारा देवा ने उसे ही छोड़ दिया। साइमन कहता कि मुझे पता है कि तू राजशेखर का दोस्त है, तुझे जानबूझ के ये काम करने दिया ताकि तेरी हर हरकत पे नजर रख सकूं। अब देख, तेरे दोस्त के कातिल को तूने ही मारा। दयाल देवा को फोन करके कहता कि बन गया ना उल्लू। देवा कहता कि राजशेखर ने आखिरी बार तेरे कान में क्या बोला था। दयाल कहता कि मरने से पहले उसने मेरे कान में बोला पावर हाउस। अब यहाँ से कहानी 30 साल पीछे जाती है, जहाँ हम देखते हैं जवान देवा को मदिरा पीते हुए। राजशेखर गुस्से से उसे समझा रहा होता है कि ये तुम हर किसी से कब तक लड़ते फिरते रहोगे। याद रखो मेरी बहन तुम्हारी पत्नी है और ये पीना बंद करो, नहीं मर जाओगे। कसम खाओ मेरी कि तुम आज के बाद कभी नहीं पियोगे। देवा बोतल फेंक कसम खा लेता है। तो ये वजह थी 30 साल से सोबर रहने की। वर्तमान में राजशेखर से किया वादा तोड़ते हुए देवा मदिरा का सेवन करता है, वो भी अलग स्टाइल में। वो चेला चुपके से देवा से कहता कि मुझे पता है कि तुमने दयाल को नहीं मारा है, बल्कि उससे डील कर ली है। मैं तुम्हें, उसे और उस लड़की तीनों को मार डालूंगा। देवा तुरंत उसे मार डालता है और ये कहता है कि साइमन को धोखा दे रहा था ये। दयाल देवा को फोन करके कहता कि प्रीति मेरे कब्जे में है, बहुत सारे काम अधूरे छोड़ के आया हूँ जो कि तू पूरे करेगा, क्योंकि मैं तो मर चुका हूँ ना। कहानी पीछे जाती है, जहाँ हम देखते हैं कि राजशेखर को साइमन और दयाल के काले कारनामों के सबूत मिल चुके हैं, इसीलिए दयाल ने राजशेखर को मार डाला। मरने से पहले राजशेखर ने उसे आगाह किया था कि अगर मार रहे हो तो नेचुरल मौत ही दिखाना, नहीं तो कोई है जो मेरी मौत का बदला लेने जरूर आएगा। और
और जब आए तो उसे कहना पावर हाउस। दयाल देवा को फोन करके कहता कि जैसा मैं कहता हूँ करता जा। चालाकी की तो मेरे आदमी तेरे पीछे हैं, वो तुझे मार देंगे और मैं यहाँ प्रीति को। देवा को पहले एक आदमी बैग देता है, फिर दूसरा आदमी पैसा, फिर तीसरा 2 पासपोर्ट, फिर एक बच्चा उसे एक चाबी देता है। दयाल ने दोनों बहनों के पास भी अपने आदमी भेज दिए थे। देवा को एक पब्लिक बाथरूम भेजता है जहाँ पर एक खुफिया कमरा था जहाँ बहुत सारा पैसा और सोना चांदी रखा था जिसमें सारा सामान था दयाल का। देवा वो बैग वहीं रख देता है। दयाल उसे बंदरगाह से एक फाइल चुराने को भी कहता है। जिस जगह वो फाइल रखी थी वहाँ पहले से ही कुछ गुंडे मौजूद थे तो देवा को उनसे भिड़ना पड़ता है और फिर फाइल ले लेता है। एक गुंडे से पूछने पर वो बताता है कि इस फाइल में क्लाइंट डिटेल्स हैं। साइमन दिल की तस्करी का भी काम करता है। जितने भी यहाँ काम करते हैं उनमें से किसी का भी हार्ट निकाल दिया जाता है। यहाँ काम मिलने से पहले सबका मेडिकल टेस्ट होता है और फिर क्लाइंट को जिस हिसाब से नीड होती है उस हिसाब से उस इंसान का हार्ट निकाल लिया जाता है। फाइल में लिस्ट है कि किसका हार्ट निकालना है। देवा देखता है कि लिस्ट में प्रीति का भी नाम था। देवा उन फाइल्स को भी दयाल की तिजोरी में रख देता है। देवा ने अपने आदमी लगा दिए थे दयाल के बारे में जानने के लिए तो उसे पता चला कि डिपार्टमेंट ने उसे जानबूझ के अनफिट घोषित करके उसे इस मिशन पे भेज दिया था। देवा के आदमियों ने दयाल को ढूंढ निकाला था, वो उस पर नजर रख रहे थे। दयाल देवा को आखिरी काम देता है कि अर्जुन को मार दो और जहाँ उसके बाप ने मुझे गड़वाया था वहीं गाड़ दो उसे। देवा बहाने से अर्जुन को अपने साथ ले जाता है। अर्जुन के पीछे साइमन का आदमी लगा हुआ था जो कि साइमन को खबर कर देता है कि देवा अर्जुन को अपने साथ लेके आया है। देवा अर्जुन को सीधा इंसान लगता था तो वो उसे छोड़ देता है और जाने देता है उसे उसकी प्रेमिका के पास। देवा ने दयाल की बात नहीं मानी, वो उसे वीडियो कॉल करके प्रीति को मारने की धमकी देता है। देवा उसे दिलीप नाम से बुलाता है और कहता कि तू कांस्टेबल था ना। देवा के आदमियों ने दयाल की पूरी तिजोरी साफ कर दी थी। बाकी 2 बहनों को भी बचा लिया और देवा मेंशन पहुंचा दिया। अर्जुन को मैंने मारा नहीं, उस वक्त वहाँ 2 लोग थे, एक अर्जुन और दूसरी उसकी प्रेमिका। अब अर्जुन तो खुद से तुम्हें बताएगा नहीं तो इसका मतलब वो लड़की तुमसे मिली हुई है जो कि तुम्हारी बीवी है। देवा ने उसे इलेक्ट्रिक चेयर से बांध रखा था। अब सब देवा के कंट्रोल में था तो दयाल को प्रीति को छोड़ना ही पड़ता है। देवा के आदमी प्रीति को पिक कर लेते हैं। दयाल के आदमी देवा मेंशन पहुंच जाते हैं। पियक्कर आदमी भी मौजूद था देवा के पास तो वो कहता कि तुम्हारा कुली नंबर 5821 था ना, जो भी तेरे लैंडलाइन नंबर पे फोन करके तेरा कुली नंबर बोलेगा वही तेरी औलाद होगी। राजशेखर समझ गया था कि जो काम वो कर रहा है उसमें मारे जाने का डर है, इसीलिए वो 2 बार तुम्हारे मेंशन पर आया, पर इस डर से वापस चला गया कि कहीं तुम दोबारा पीना ना शुरू कर दो। देवा लड़की को अर्जुन के भरोसे छोड़ के तुरंत देवा मेंशन के लिए निकल जाता है। लड़की रो रो के कहती कि मैं भी तुम्हारी तरह उसके जाल में फंस गई, अगर मैं उसकी बात नहीं मानती तो वो मेरे माँ बाप को मार डालता। अर्जुन दया खाकर उसे छोड़ देता है तो लड़की उससे लिपट रही होती है उसे मनाने के लिए ताकि वो उसे छोड़े ना। तभी लड़की का रवैया अचानक बदल जाता है और वो अर्जुन पर हमला कर देती है। पियक्कड़ आदमी को भी लुढ़का देती है उसे राख बना के। औरत का नाम है कल्याणी जो कि दयाल को फोन करके कहते कि लड़की ज्यादा दूर नहीं गई होगी, जाओ पकड़ो उसे। वो भी पुलिस वाले ही थे। जब दिलीप को जासूसी के लिए भेजा जा रहा था तो उसने दिलीप से कहा कि इनकी बात मानेंगे तो हमें सिर्फ मेडल ही मिलेगा, थोड़ा सा रिस्क लिया तो जिंदगी ऐश से बिताएंगे। तो इस तरह ये दोनों साइमन की गैंग में घुस गए और फिर वहीं के होके रह गए। दयाल प्रीति को ढूंढ निकालता है, उसके साथ जो लोग थे उन सबसे भिड़ जाता है, लेकिन प्रीति किसी तरह भागकर लोकल ट्रेन में चढ़ जाती है, लेकिन वो वहां भी आ जाता है। देवा मेंशन पहुंच जाता है और जो गुंडे आए थे दयाल के उन सबसे भिड़ जाता है। उधर प्रीति के पीछे ही पड़ गया था दयाल तो प्रीति को याद आता है कि पिता ने एक नंबर दिया था, कहा था कि अगर तुम मुसीबत में हो और मैं ना रहूं तो इस नंबर पे कॉल करना और कुली नंबर 5821 बोलना। प्रीति कॉल करती है तो देवा की लैंडलाइन का नंबर था। आज जाके देवा को पता चलता है कि प्रीति उसकी ही बेटी है। अब तक वो उसे दोस्त की बेटी होने के नाते बचा रहा था पर वो तो उसकी ही बेटी निकली तो उसमें और जोश आ जाता है उसकी रक्षा करने का। दयाल ने प्रीति को पकड़ लिया था लेकिन तभी देवा का आदमी जो कि प्रीति के साथ मौजूद था वो दयाल को लेकर ट्रेन के बाहर कूद जाता है। हमें देखने मिलता है कि कल्याणी भी ट्रेन में ही है। वो दयाल को एक गाड़ी के पास जाने को बोलती है। दयाल साइमन को वीडियो कॉल करके कहता कि मैं सब नहीं करना चाहता, देवा मुझसे ये सब करवा रहा है, असली इन्फॉर्मर वो है और उसके हिसाब से ही सब हो रहा है, वो मेरे बच्चों को मार सकता है इसलिए मुझे ये करना पड़ेगा। वो बगल में बैठे
अर्जुन को पेचकस से घोंप घोंप के मार डालता है। अब साइमन के गुंडे भी मेंशन पहुंच जाते हैं। वो सब जगह बॉम्ब लगा देते हैं। एक गुंडा बताने लगता है कि तू पहले कुली था और तेरे जैसे 18 और भी कुली हैं यहाँ। एक सीटी बजाऊंगा वो सब मार दिए जाएंगे। देवा ही सीटी बजा देता है तो वो 18 कुली एक्टिव हो जाते हैं और सब गुंडों को मार देते हैं। देवा कहता कि हम 18 नहीं 19 हैं। गुंडों को मारते हुए एक और कुली बाहर निकलता है उस कमरे से जिस कमरे के अंदर जाना मना था। उसका नाम है कलीशा, जो कि देवा के बराबर ही ताकतवर है। और भी गुंडे आ जाते हैं पर सारे कुली उन सबको चीर फाड़ के रख देते हैं। इधर प्रीति बच गई थी लेकिन उसके पास कल्याणी आकर कहती कि देवा ने मुझे भेजा है तुम्हें ले जाने के लिए। वो एक गाड़ी में बैठती है लेकिन वो साइमन के लोग निकलते हैं। कल्याणी साइमन के आगे भी भोली भाली दयाल से प्रताड़ित लड़की होने का नाटक करने लगती है। साइमन दयाल को वीडियो कॉल करता है कल्याणी के फोन से। चालाकी दिखाने के चक्कर में वो सरिया लेकर साइमन को मारने जा रही होती है लेकिन साइमन बच जाता है और समझ जाता है कि ये सब इन दोनों का ही किया धरा है। वो उसे तुरंत लुढ़का देता है और अब बारी थी दयाल की। देवा को खबर लग गई थी कि प्रीति साइमन के पास है तो वो पहुंच जाता है उसके अड्डे पर। साइमन कहता कि तुझ पर भरोसा करके एक आदमी को मारने बोला, अगर मार देता तो इतना झमेला नहीं होता और मेरा बेटा जिंदा होता। साइमन अपने आदमियों से कहता कि प्रीति को ऑपरेशन थिएटर ले जाओ और जब मैं बोलूं इसका दिल निकाल लेना। अब देवा अपनी कहानी बताता है कि वो कौन है। वो बताता है कि मैं कुली था। मेरे जैसे 60 और लोगों ने एक वक्त के खाने के लिए नॉर्थ इंडिया के एक शहर की इंपोर्ट एक्सपोर्ट कंपनी ज्वाइन किया। करीब 35 साल पहले जब हम वहाँ पहुँचे तो हमारी फिक्र करने वाला वहाँ कोई नहीं था सिवाय राजशेखर के। उसी ने हमारा साथ दिया और वहाँ हमारी मदद की। मैं उसके लिए बहुत प्रिय था। मुझे अपने घर में रखा और अपनी बहन से मेरी शादी भी करवाई। मुझ जैसा अनाथ को अपने परिवार से जोड़कर इज्जत के साथ जीने का मौका दिया। हम लोग कुली थे। किस पेटी में क्या होता है हमें नहीं पता था। हम सबको सेठ पर बहुत विश्वास था। एक दिन उसने हमें काम से विदेश भेजा। वहाँ पुलिस की रेड पड़ी। जिन पेटियों को उठा रहे थे उनमें नशीला पदार्थ मिला। सेठ ने अपना पल्ला झाड़ लिया और उस काम का इल्जाम हम कुलियों पर आ गया। वहाँ के कानून के मुताबिक ऐसा काम करने की एक ही सजा थी, मरते दम तक जेल में सड़ना। वहाँ के ऑफिसर ने कहा कि तुम 400 लोग हो, अगर 100 लोग भी अपना गुनाह कबूल कर लो तो बाकी लोगों को बचाने की कोशिश की जा सकती है। हमने उन 100 लोगों को चुना जिनकी शादी नहीं हुई थी और उस 100 में से 60 लोग हमारे करीबी थे। मैंने सोचा मैं भी उनका साथ दूं। राजशेखर ने मना किया कि तुम मत जा, अगर गया तो मुझसे और मेरी बहन से तेरा रिश्ता खत्म हो जाएगा। एक तरफ परिवार था और दूसरी तरफ कुलियों का साथ चुनकर मैंने परिवार छोड़ दिया। जाने के बाद पता चला कि हमें जेल नहीं भेज रहे बल्कि बीच समंदर में हमें काट कर फेंकने वाले थे। मैं उन सभी में से 20 लोगों को बचा लाया। हमने उस सेठ को तभी खत्म कर दिया। उस सेठ का नाम था ज़ेवियर, तेरा बाप, और उसे मारने वाला लेबर लीडर था देवराज, यानी कि मैं। वो राजशेखर की बेटी नहीं, मेरी बेटी है। क्यों? अब याद आया कि कहाँ देखा है तूने मुझे? इससे पहले साइमन उसे मारता, देवा उसे मारना चालू कर देता है और साथ ही साथ उसके चेलों को भी मारते जा रहा था। दोनों में भयंकर लड़ाई होती है और हार रहा होता है साइमन। कलीसा आके प्रीति को बचा लेता है। देवा घड़ियों की जंजीर बनाकर साइमन का गला घोट उसे मार डालता है। तभी वहाँ विदेशी गुंडा आके उन्हें पकड़ के लेके चले जाते हैं। जहाँ ले जाया गया था वहाँ रेगिस्तान था और मीटिंग जैसा माहौल बना हुआ था। अब वहाँ आता है इंटरनेशनल बदमाश दाहा अपने पिता काकर और हस्की कुत्तों के साथ। वहाँ कुछ दुश्मन पकड़ के लाए गए थे जिन्हें दाहा गोलियों से भून डालता है। वो देवा को भी मारने जा रहा था लेकिन तभी उसे याद आता है कि उसने उसे कहीं देखा है। कहानी पीछे जाती है जहाँ हम देखते हैं कि जो 20 लोग बच के आए थे वो सब मिलकर सेठ ज़ेवियर के पास पहुंच गए। उसके गुंडों को मारा और ज़ेवियर को भी मार डाला। ज़ेवियर की पूरी फैमिली खड़ी देख रही थी पर कुछ उखाड़ नहीं पाती देवा का। साइमन और दाहा भी वहाँ थे। तब वो बच्चे थे। दाहा देवा से कहता कि मैं आपको राइट हैंड बनाना चाहता था पर आप मुझे कहीं मिले नहीं। अब बताइए अब आप बनेंगे क्या? देवा अपनी पीढ़ी सुलगाते हुए कहता कि रुको तुम्हारे पापा से बात करके आता हूँ। दाहा के पिता काकर देवा को जब देखते हैं तो सहम जाते हैं। वो कहता कि तेरे अंडर जितने भी कुली काम करते हैं उन्हें कुछ नहीं होना चाहिए वरना तू तो जानता ही है ना कि फिर क्या होगा। काकर डर के मारे वादा करता है कि कुछ नहीं होगा उन्हें। दाहा के लोग दयाल को पकड़ लाते हैं। देवा बहुत बड़ा गड्ढा खुदवाता है और उसी में दयाल को गाड़ देता है। बड़ा इसलिए ताकि फिर से बाहर ना आ जाए। देवा और दाहा के बीच समझौता होता है कि कुली लोगों
लोगों के साथ कुछ गलत ना हो, वरना देवा किसी को नहीं छोड़ेगा। देवा प्रीति को नहीं बताता कि वही उसका पिता है। प्रीति कहती कि पापा ने आपके काफी किस्से सुनाए थे, तो इसलिए हम आपसे नफरत करते थे। प्रीति चली जाती है अपनी बहनों को लेकर कहीं और रहने। जो फोटो प्रीति ने देवा को दी थी उसमें था देवा अपनी पत्नी के साथ। लगभग सब अच्छा हो गया, सब खत्म हो गया, और फिर इसी कहानी के साथ ये मूवी भी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, कुली मूवी को अगर ऐसे देखा जाए कि रजनी सर की फिल्म थी, तो फिल्म में कोई दिक्कत नहीं थी। जो भी ओवर द टॉप एक्शन है सब होना लाजमी है, क्योंकि रजनी सर की मूवी में सब ऐसा ही होता है। लेकिन अगर आप ये सोचकर देखेंगे कि ये राइटर डायरेक्टर लोकेश की मूवी है, तो फिर ये मूवी उतनी अच्छी नहीं है। लोकेश ने कैथी, मास्टर, विक्रम जैसी इतनी बेहतरीन पिक्चरें बनाई हैं कि जनता को उनसे बहुत उम्मीद थी कि ये भी कुछ हटके होगी, पर ऐसा हुआ नहीं। स्टोरी अच्छी हो सकती थी, पर इतने लूपहोल्स थे कि अंत आते आते पिक्चर ने दम तोड़ दिया। फिल्म का फर्स्ट हाफ अच्छा है, रजनी सर की कॉमेडी में मजा आता है, पर सेकंड हाफ में सिर्फ लड़ाई 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 और भाग दौड़ ही देखने मिली। बस समझ ना आने वाली चीज ये है कि जो इंसान इतने सारे गलत काम करता है, इतना अमीर है, उसको इस बात की क्या टेंशन है कि लाशें कहां पर टिकाने लगा है। जिन लोगों को मार रहा है वो सब अनाथ तो है नहीं। उनके गायब हो जाने पे शिकायत तो करते ही होंगे ना उनके परिवार वाले पुलिस से, और पुलिस तो साइमन को कभी पकड़ेगी नहीं, क्योंकि वो इतना पावरफुल इंसान है। तो मतलब जो मेन पॉइंट है कहानी का, वही सबसे बड़ा लूप होल है। लाश ठिकाने लगाने के बहुत से तरीके हैं कि लाश ही ना मिले, तो इतना झमेला करने की कोई जरूरत नहीं थी। देवा भी तो इतने लोगों को मार रहा था मेंशन में, उसको तो कोई टेंशन नहीं थी कि इतने लाशें कहां ठिकाने लगाऊंगा। ऐसी एक्शन मसाला फिल्मों में हीरो या विलन 100 लोगों को एक साथ मार देता है, फिर बाद में उसको ये सोचने के लिए बैठा देता है कि इतनी सारी लाशों का क्या करूं। तो ऐसी चीजें जो मूवी में इतना इंपॉर्टेंट नहीं होती, जिसके बारे में कोई इतना सोचता नहीं, उसको मूवी का मेन थीम बना डाला, जो कि बहुत बड़ी बेवकूफी है। ये थीम दृश्यम जैसी मूवी में काम आता है, जहां पे एक आम इंसान है, उसने किसी का कत्ल कर दिया, अब उसको बचने के लिए लाश छुपानी है या उसको कैसे भी करके डिस्पोज करना है। तो वहां ये सीन समझ में आता है कि हाँ उसको करना पड़ेगा, नहीं तो वो फंस जाएगा। लेकिन जो गुंडा है, जो एकदम ही वही है, वो शब्द नहीं मैं बोलना चाहता, लेकिन समझ रहे होगे आप कि जो वैसा इंसान है, उसके लिए ये सब क्या बड़ी बातें थोड़ी है ये। अगर इस तरह का कुछ दिखाना ही था तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन दिखानी चाहिए थी कि जिनका दिल निकाल के मारा जा रहा है, उनके परिवार वालों ने कंप्लेन की पुलिस में, और फिर पुलिस ने तहकीकात करना शुरू करी। तो सबूत ना मिले इसलिए ऐसा करना पड़ रहा है, ऐसा दिखाना चाहिए था। ऐसा दिखाया है कि हाँ पुलिस तहकीकात कर रही, पर इन्वेस्टिगेशन भी दिखाते तो ज्यादा ऑडियंस को समझ में आता कि हाँ ये इतना ज्यादा सीरियस है कि इसे करना ही पड़ेगा। इस काम को करना क्यों जरूरी है, करना ही क्यों है, ये नहीं दिखा पाए फिल्म में। पहले दिखाया कि राजशेखर के अलावा और कोई वो मशीन चला नहीं सकता, लेकिन फिर बाद में जिसको देखो वही मशीन चला रहा है। राजशेखर से मशीन ले लेते और खुद सीख लेते, और फिर वही 2-4 बटन ही तो दबाने थे, वही दबा के लाश को एकदम राख बना सकते थे। जब देवा को समझ में आ गया तो इतने जितने वहां काम कर रहे हैं बंदरगाह में, उनको समझ नहीं आया कि कैसे काम करती है मशीन। कल्याणी के पास शायद टेलीपोर्टेशन की कोई चेयर रही होगी। पहले तो वो वहां थी जहां अर्जुन को मारा, फिर अचानक से न जाने कहां से पहुंच गई उसी ट्रेन में जिसमें प्रीति थी। तो ये चीज टेलीपोर्टेशन से ही संभव है, ऐसे तो कोई कहाँ यहाँ है और यहाँ पहुंच जाए, वो भी एग्जैक्ट जगह पे, ये नामुमकिन सा है। एनीवेयर डोर भी हो सकता है उसके पास। और प्रीति ने तो वीडियो कॉल पे कल्याणी को देखा था साफ साफ, तो जब वो उसके पास आई तो उसे पहचान कैसे नहीं पाई, ये भी समझ नहीं आया। प्रीति देवा की बेटी है, ये कब हुई? देवा ने फैमिली की जगह कुली लोगों का साथ देने का फैसला लिया। राजशेखर ने फिर शायद उससे रिश्ता तोड़ दिया होगा, तब शायद देवा की पत्नी पेट से रही होगी और उसने प्रीति को जन्म दिया, लेकिन राजशेखर ने देवा को बताया नहीं। यही रीजन हो सकता है कि क्यों नहीं पता था देवा को कि उसकी बेटी भी है। उसे ये यकीन था कि मैं मारा तो देवा बदला लेने आएगा, लेकिन इतने साल तक उससे धोखे में रखा। प्रीति देवा की बेटी है वाला प्लॉट कोई काम का नहीं निकला। देवा तो वैसे भी बचा ही रहा था प्रीति को, तो इस राज के खुलने का फर्क क्या पड़ा? पावर हाउस का क्या कंटेक्स्ट है ये भी समझ नहीं आया। पावर हाउस की जगह कुली बोलता तो शायद ज्यादा सही लगता। किस चीज को रेफर करता है पावर हाउस? अगर आपको पता हो तो बताइए कमेंट में। दयाल का अर्जुन को मारने वाला सीन भी समझ नहीं आया। उसे लग रहा था कि साइमन को लगेगा कि उसके कहने पे, यानी कि देवा के कहने पे कर रहा है वो सब कुछ, लेकिन साइमन तो उसे मारेगा ही ना जिसने उसके बेटे को मारा। इससे बेहतर दयाल अपनी सुरक्षा के लिए ब्लैकमेल कर सकता था वो साइमन को। पुलिस ने दयाल को जासूस बना के भेजा था, पर लालच के चलते वो यहीं का होके रह गया। बाद में और जासूस भेजे गए तो कोई दयाल को पहचान नहीं पाया क्या? उसने प्लास्टिक सर्जरी थोड़ी करा ली थी कि उसे पहचान ना पाओ। वो भी उस पोर्ट का मेन मेंबर था, वो ही सब कुछ संभाल रहा था वहां पे, तब भी किसी को नहीं पता कि वो कौन है। एटलीस्ट पुलिस को तो पता होता ना कि हाँ ये संभाल रहा है वहां पे, अब जाके वो ऐसा गद्दारी कर गया है, ये तो पता होना चाहिए था ना। दयाल जब ट्रेन से भाग रहा था प्रीति को लेकर तो उसने लोको पायलट को मार दिया, तो ट्रेन कैसे रुकी? फिर दयाल नहीं रुकी होगी ट्रेन, है ना? मतलब उसे ट्रेन चलाने आ गई लेकिन मशीन चलाने नहीं आई। वाह,
चलो माना कि ऑरा फार्मिंग करनी है, रजनी सर को बहुत भौकाली दिखाना है, पर गुंडों को पाउडर छिड़क के क्यों मार रहे हो भाई? मतलब ये सीन कुछ ज्यादा ही फनी लगा कि ऐसे पाउडर छिड़क दिया और बेचारे ऐसे ऐसे हो रहे हैं। थोड़ा अच्छा नहीं लगता ये सब, थोड़ा सा सही से करिए इस चीज़ को। मिर्ची का पाउडर डालना तक ठीक था, पाउडर ही डाल रहे हो सिर्फ। उनको क्या मतलब गोरा करना है या फिर उनको गर्मी लग रही है तो इचिंग हो रही है? क्या करना क्या चाह रहे हो भाई? और एक और सीन, देवा को कुल्हाड़ी से मारा गया, लेकिन थोड़ी देर बाद वो ऐसा हो गया जैसे उसे कुछ हुआ ही ना हो। देवा तो सच में देवा निकला। मेंशन में जो 19 कुली थे वो कुछ नहीं कर रहे थे। तब लड़ाई की जब देवा ने सीटी बजाई। तो ऐसा कुछ कब डिसाइड हुआ कि मैं सीटी बजाऊंगा तभी हमला करना, वरना पिटते रहना? ये डील कब हुई? ये कब फैसला लिया गया? ये हमें भी दिखा देते तो सही रहता। कलीशा जब देवा के बराबर ताकतवर है तो प्रीति को बचाने के लिए उसने उसको क्यों नहीं भेजा? मामूली लोग को क्यों भेजा जो लड़ भी नहीं पाए दयाल से? अर्जुन को बताया गया कि वो अच्छा इंसान है, वो अपने पिता के काम में रुचि नहीं रखता, पर वही अर्जुन अपने पापा के सारे गैर कानूनी माल इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने में मदद करता है। ये कैसा अच्छा इंसान होना हुआ भाई? प्रीति का कैरेक्टर एकदम यूजलेस लगा। एक बार भी ट्राई ही करते नहीं दिखाया कि उसने लड़ा अपने लिए। बस छोटे बच्चों की तरह रोते रही, इधर से उधर से इधर, बस रो रही थी। राजशेखर ने अपने बच्चों के सामने अपने जिगरी यार को बुरा क्यों बनाया, ये भी समझ नहीं आया। दोस्तों के बीच मनमुटाव हो जाए तो वो इतने तो लॉयल रहते हैं कि वो एक दूसरे के प्रति ऐसे बैक बिचिंग ना करें, वो भी अपनी बेटी और उसकी बेटी से। वेरी बैड ब्रो, वेरी बैड। राजशेखर 30 साल पहले कूली लोगों के साथ काम कर रहा था, लेकिन फिर बाद में वैज्ञानिक बन गया और इलेक्ट्रिक चेयर बना डाली। मूवी के हर एक सीन में मैं प्लॉट होल्स, लूप होल्स दिखा सकता हूँ, और भी हैं, पर इतना ही रखते हैं वरना वीडियो लंबी हो जाएगी और फिर लोग गाली देंगे कि अरे यार ये तो एकदम ही मरा ही जा रहा उसी में, तो रहने देते हैं, बस इतना ही रखते हैं लूप होल्स के मामले में। बाकी बात तो करेंगे ही ना। उपेंद्र और आमिर खान का कैमियो भी मूवी में जान नहीं डाल पाया। उपेंद्र जी की जब एंट्री हुई तो उतना इम्पैक्ट पड़ा ही नहीं। ऐसा लगा कि हाँ कौन आया, अरे मुझे तो कुछ और लग रहा था। और लास्ट में जब दयाल को पकड़ के लाए तब भी लोग सोच रहे थे अरे रोलेक्स आ गया क्या, वो भी ऐसे फुस हो गया। मतलब बार बार लोग सोचते रहे कि इसको क्या लोकी यूनिवर्स से जोड़ा जाएगा, लेकिन फिर इसे वाकई में नहीं जोड़ा गया है। अब ये ख़त्म करना होगा कि ये जो कैमियो वाला सीन है ना, इसको ख़त्म करो। या तो अगर वो कैरेक्टर है आगे तक है, उसका कुछ इम्पैक्ट पड़ने वाला है स्टोरी में, तो ही रखो। अब आमिर खान को ले तो लिया, लेकिन उसको जोकर बना दिया, चड्डा पहना के घुमा रहे हो। कुत्ते और हस्की लेके आया है रेगिस्तान में, ऐसा छोड़ दिया। फिर उसको एकदम भोंदू बना दिया। गन चलाने की कोशिश कर रहा है, पर उसकी गन में ऑटोमेटिक वाला वो जो होता है ना, वो जो कुछ तो होता है लॉक लगा होता है, वो लगा हुआ उसको नहीं आता। इतने टाइम से वो कर रहा है, उसे नहीं आता। क्यों किया ऐसा? कॉमेडी दिखाने के लिए। कॉमेडी। साइमन को मारने का बदला लेने के लिए वो देवा को मारने जा रहा था, लेकिन अचानक उसकी रिस्पेक्ट करने लगा। उसी ने तो तुम्हारे बाबा को मारा था। दहा अपने बाबा को भी बाबा कह रहा है, जेवियर को भी बाबा कह रहा है। समझ नहीं आ रहा कि उसका बाबा कौन है। अगर डागर बाबा है तो जेवियर चाचा होंगे शायद। मतलब क्या थे उसके, बता देना जरा, मुझे कंफ्यूजन है इस चीज की। देवा ने उसके चाचा को भी मारा, फिर साइमन को भी लुढ़का दिया, लेकिन वो उसके साथ बीड़ी पी रहा आराम से। कॉमेडी। नागार्जुना सर की भी ऑरा फार्मिंग की गई, उन्हें बहुत कूल और स्टाइलिश दिखाया गया, पर उसके अलावा उनका किरदार और कुछ खास कर नहीं पाया। मुझे लगता है कि अब बड़े बड़े एक्टर्स को लेके बड़ा बजट बना के सब पैन इंडिया फिल्म बनाने के जोश में आते तो हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि टाइम चाहे 100 रुपए की घड़ी में देखो, चाहे 10 करोड़ की घड़ी में देखो, देखना हमें टाइम ही है। तो घड़ी को सुंदर बनाने से अच्छा सही समय सेट करो घड़ी का, यानी कि अच्छी कहानी लिखने पे ध्यान दो भाई। मानता हूं मैं कि ऐसी मूवीज एंटरटेनमेंट के लिए देखी जाती हैं, लेकिन जब एंटरटेनमेंट देने वाला अपने दर्शकों को एकदम बेवकूफ ही समझने लगे कि कुछ भी दिखा तो देख लेंगे, तो बताना जरूरी हो जाता है कि हम बेवकूफ नहीं हैं। समझ है हम में कि आपकी गलतियों को आपको दिखा सकें और बता सके कि हमें ये पसंद नहीं आया, उसे बेहतर करिए, तभी आपको हम अपनी मेहनत से कमाया पैसा देंगे। मूवी पूरी टिकी हुई थी बैकग्राउंड म्यूजिक और रजनी सर के ऊपर। अगर ये दोनों ना होते तो मूवी में कुछ खास था नहीं। एक्टिंग की बात करी जाए तो रजनी सर के लिए तारीफों के जो शब्द होते हैं वो कम पड़ सकते हैं। इस उम्र में भी अपना ऑरा बना के रखना, जनता को थिएटर तक खींच के लाना, वही कर सकते हैं भाई। अगर फिल्म देखनी है तो रजनी सर के लिए ही देखना बनता है, क्योंकि वही हैं जो फिल्म में अच्छे लगे। श्रुति हसन की एक्टिंग अच्छी लगी, लेकिन रोने के अलावा उन्हें कुछ और करने नहीं दिया गया। सोबिन का काम काबिले तारीफ है, बहुत अच्छे से उन्होंने अपने किरदार को निभाया है। दयाल के कैरेक्टर में वो पूरी तरह घुस चुके हैं, ऐसा फील हुआ। बाकी सबकी एक्टिंग भी सही ही लगी। बहुत उम्मीदें थी इस मूवी को लेकर सबके मन में, पर उम्मीदों पर
पानी फिर गया। डिफेंड करने के लिए कह तो सकते हैं कि इतना दिमाग क्यों लगाना मूवी देखने के टाइम, पर बिलो एवरेज मूवी को अच्छा बोलते रहे तो अच्छी मूवीज कब बनेंगी भाई। तो जो बिलो एवरेज है उसे बिलो एवरेज बोलना पड़ेगा, तभी आपको अच्छी मूवी मिलेंगी देखने को। वरना सिर्फ एक्टर ले लिया, एकदम महंगा, इधर शूट कर दिया उधर शूट कर दिया, लेकिन भाई कहानी के नाम पे एकदम कर दिया, तो फिर क्या मतलब है मूवी देखने का। मूवी तो देखते हैं मज़ा आए, ऐसी मूवीज़ तो मज़े के लिए देखी जाती है ना, तो वो मज़ा आया ही नहीं। जब लूप होल सामने दिख रहा है मुझे तो मेरा दिमाग वहीं अटक जाएगा कि ये कैसे कर दिया उन्होंने, ये क्यों कर रहे हैं। तो मुझे दिमाग लगाना पड़ता है भाई, और जनता का भी दिमाग लगता है, वो हर चीज़ ऐसे ब्रेनलेस होके नहीं देख सकती। हालांकि हिट होने के चांसेस तो पूरे हैं इस फिल्म के, सुपर हिट होने के चांसेस भी शायद ही हैं, लेकिन ब्लॉकबस्टर तो नहीं हो सकती। अब और कुछ कहने को तो है नहीं, तो वीडियो को यहीं पर खत्म करता हूँ, लेकिन जाने से पहले आप कमेंट करके बताइए कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। कमेंट करने में आलस आ रहा है तो वीडियो को आप लाइक या डिसलाइक करके भी अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं। ऐसे ही मेरी आवाज में मूवीज की एक्सप्लेनेशन आगे भी सुनते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर आप मुझसे जुड़ जाइए, ताकि आने वाली वीडियोस की खबर आप तक तुरंत पहुंच जाए। बाकी मिलते हैं अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय और नमस्ते।